हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है मालदीव से, जहां मालदीव में तानाशाह बने मोहम्मद मुइजू विपक्ष को संसद में घुसने से ही रुकवा दिया, सदन के दरवाजे कर दिए बंद। जी हां दोस्तों, जिसके बाद विपक्ष में बड़ा रोष मच गया, हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत की तरह अफगानिस्तान में आतंकी घुसा रही है पाकिस्तानी सेना, बॉर्डर पर झड़प के जरिए घुसपैठ की सबसे बड़ी कोशिश। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कनाडाई एनएसए जॉडी थॉमस ने किया बहुत बड़ा दावा, आतंकी निज्जर के मामले की जांच में भारत कर रहा है मदद। जी हां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर नीतीश कुमार के एनडीए शामिल होने को लेकर, जिसके बाद किसने क्या कहा दोस्तों, विपक्ष ने क्या कहा। और बताएंगे बीजेपी का खुद का ऐसा कुनबा है जो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है बीजेपी में शामिल होने को लेकर। बताएंगे कौन है ऐसे लोग, ऐसे नेता। साथ ही साथ तेजस्वी यादव काफी ज्यादा भड़के हैं दोस्तों, ऐसी बात कह दी है, बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है नीतीश कुमार को। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस बने रहेगा आराम से वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह भारत देश का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव में तानाशाह बने मोहम्मद मुइजू विपक्ष को संसद में घुसने से रोका, सदन के दरवाजे किए बंद। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जब से चीन से लौटे हैं तब से वो जिनपिंग की तरह तानाशाही करने में लगे हुए हैं। अभी तक मुइजू सिर्फ भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो विपक्षी दलों के विरोध में भी उतर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया है। मालदीव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के दरवाजे के पास देखा जा सकता है। इसमें मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर इवा अब्दुल्ला भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जब से मुइजू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, तब से उन्होंने भारत विरोधी कृत्यों में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। और अब विपक्षी दलों को संसद में ना घुसने देना यह दर्शाता है कि विपक्ष को हर तरीके से जलील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मालदीव का विपक्ष भारत के समर्थन में खड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि मुइजू किसी भी भारत समर्थित लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए यह कृत्य किया गया। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अगर यही हरकतें रही मुइजू की तो ज्यादा दिन उनकी सरकार नहीं चलने वाली, तो मोदी है तो मुमकिन अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत की तरफ अफगानिस्तान में आतंकी घुसा रही पाकिस्तानी सेना, बॉर्डर पर झड़प के जरिए घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश की बहुत बड़ी खबर। 20 जनवरी को अफगानिस्तान के सिरकन नए जिले में डुरंड लाइन पर तालिबान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसा हुई। सुबह सुबह हुई गोलीबारी शाम तक चलती रही। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अब इस तरह की लड़ाई नियमित हो गई है। अफगानिस्तान में डुरंड लाइन पर पाकिस्तान अफगान इलाकों में अतिक्रमण कर रहा है, इसके जवाब में तालिबान हमला करता है, लेकिन इस बार की गोलीबारी का मकसद कुछ और था। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी अधिकारी और टीटीपी के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों को घुसाने में लगी हुई है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सीमा पर विवाद भड़काया गया ताकि आईएसआईएस अफगानिस्तान में घुस सके। अगर यह दावा सही है तो पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान में वही करने में लगी है जो वो भारत के साथ करती आई है। बॉर्डर पर गोलीबारी करके पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारत में घुसाती रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के पूर्व कमांडर एहसानुल्लाह एहसान ने भी पाकिस्तानी सेना की इस चाल की पुष्टि की है। उन्होंने इसे अफगान सीमा पर कश्मीर जैसा घुसपैठ का प्रयास बताया है, जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर आतंकी निज्जर के मामले में कनाडाई एनएसए जॉडी थॉमस ने किया सबसे बड़ा दावा, कहा जांच में भारत कर रही है मदद। जी हां, कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉडी थॉमस ने शनिवार को कहा कि निज्जर हत्याकांड की जांच में भारत से जरूरी सहयोग मिल रहा है। एक साक्षात्कार में थॉमस ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। भारतीय अधिकारियों के साथ पिछली कुछ बैठकें सार्थक रही हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में कहा था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने जोर दिया कि कनाडा की धरती में कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। अगली खबर बताते हैं, ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिखाई अपनी ताकत, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में अब होगी आसानी, टेंशन में आ गया अमेरिका। जी हां, ईरान ने रविवार को कहा कि उसने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वहीं पश्चिमी देशों ने ईरान के इस हालिया कार्यक्रम की आलोचना की और आशंका जताई कि इससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में और इजाफा होगा। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोर्ग रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, जो इससे पहले कई बार विफल रहा था। ईरान का यह लॉन्च ऐसे वक्त हुआ जब पश्चिम एशिया में गाजा पट्टी में हमास पर इजराइल का युद्ध लगातार जारी रहने के कारण तनाव बढ़ गया। ईरान ने इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन इस महीने की
शुरुआत में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती बम विस्फोट और यमन के हुती विद्रोहियों जैसे छन्न संगठनों की ओर से युद्ध से जुड़े हमलों के बाद कार्रवाई को लेकर उसे अपने धर्म गुरुओं के दबाव का सामना करना पड़ा। ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से जारी किए गए फुटेज में रात के दौरान सिमोर्ग रॉकेट का लॉन्च दिख रहा है। एसोसिएटेड प्रेस बोले तो एपी ने फुटेज के विवरण का विश्लेषण किया, जिससे पता चलता है कि लॉन्च ईरान के ग्रामीण सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट पर किया गया था। अगली खबर बता दें, ताइवान का बहुत बड़ा दावा, चीन ने हमें 33 विमानों से घेरा, आखिर क्या कहा चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने, बता दें। इसके जवाब में चीन अक्सर अपनी विस्तारवादी नीति के चलते सुर्खियों में बना रहता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन के संबंध जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। हम लोग भी काफी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है और लगातार खबरें सुनते रहते हैं। इसी बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 26 जनवरी की सुबह से अगले सुबह तक चीन ने Su-30 लड़ाकू विमानों और 6 नौसेना जहाजों समेत 33 विमान द्वीप राष्ट्र ताइवान के चारों तरफ तैनात किए थे। उनका दावा है कि 33 विमानों में से 13 युद्धक विमानों ने ताइवान जलडमरू मध्य को लांघा है। बता दें, चीन और ताइवान के बीच ये जल संधि एक अनौपचारिक सीमा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सब तब हुआ जब चीन विदेश मंत्री वांग ई ने शनिवार को इस पर जोर देते हुए कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता चीन और अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पिछले वर्ष सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री ने ताइवान मामले में अमेरिका को दूर रहने को कहा है। कहा एक दूसरे के हितों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग ई ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को बढ़ाने के बजाय सामान्य आधार तलाशना चाहिए। ही ने कहा कि चीन अमेरिका को एक दूसरे को हनक दिखाने और एक दूसरे के मूल हितों को कमजोर करने की जगह ईमानदारी से आपसी रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में अपात्र बलूच छात्रों की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन हुआ तेज। चीन पाकिस्तानी कानूनी कॉरिडोर पर बैठे लोग। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के होशाब और ताजबान से अपहृत 3 बलूच छात्रों के परिवार के सदस्यों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ब्लॉक कर दिया है। असलम, हम्माल और बहादुर चकर नाम के इन छात्रों की बरामदगी की मांग को लेकर उनके परिवार सीपीसी पर आकर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि असलम, हम्माल और बहादुर का होशाब और ताजबान से अपहरण किया गया था। साथ ही अपील किया कि मानवाधिकार संगठनों को बलूच युवाओं की बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, अगली खबर बता दें, क्या इमरान खान को होगी फांसी? साइफर केस में इमरान खान के लिए फांसी की सजा की हुई मांग, क्या भुट्टो जैसा होगा पूर्व कप्तान इमरान खान का हाल? बता दें, क्या पाकिस्तान में एक और प्रधानमंत्री को फांसी की सजा मिलने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्ट में इमरान खान के लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में इमरान खान के लिए फांसी की सजा की मांग की है। साउथ एशिया इंडेक्स के ट्वीट ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में अभियोजकों ने कोर्ट से पूर्व पीएम इमरान खान को मौत की सजा देने की मांग की है। अप्रैल 2022 में सरकार से हटाए जाने के बाद पूर्व पीएम इमरान खान देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की ऐसी हालत कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से इमरान खान को रगड़ा जा रहा है और किसी भी एंगल से वो अपने आप को नहीं बचा सकने वाले, क्योंकि एक मुद्दे से छूटते हैं तो दूसरे मुद्दे में दूसरे इल्जाम से फंसा दिया जाता है। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चलें, जहां नवाज शरीफ ने किया भारत से शांति बहाल करने का वादा, क्या होगी शर्तें? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे नवाज शरीफ और पाकिस्तान पर भरोसा? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहाल करने, भारत के साथ शांति को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता का रुख अपनाने का वादा अपनी देश की जनता से किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करेंगे? दोस्तों, ये सवाल इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली का दौरा भी किया था। तो वहीं नवाज शरीफ के एक बुलावे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे और दोनों नेताओं के बीच संबंध दोस्ताना भी हो गए थे। लिहाजा अब जबकि करीब तय है कि सेना ने इस बार नवाज शरीफ को सत्ता में लाने का फैसला किया है, तो क्या वो भारत के साथ शांति बहाल कर पाएंगे? ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी जी पाकिस्तान और नवाज शरीफ पर भरोसा करेंगे? ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नवाज शरीफ के दोबारा प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के साथ ऐसे हादसे ऐसे कांड हुए हैं और पाकिस्तान ने ऐसी चीजें की हैं भारत के साथ कि भारत उनको भुला नहीं सकता। अब रिश्ता मधुर तो दूर की बात, भारत बात तक नहीं करने वाला पाकिस्तान से। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ में मोदी जी को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ लोकसभा 2024 के इलेक्शन में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कौन लहराएगा परचम, कमेंट
कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं भारत की जनता किसको समर्थन दे रही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां सियासी गलियारों में सबसे बड़ी अभी की ट्रेंडिंग खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो है बिहार से नीतीश कुमार। जी हाँ, जहां पर बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार 9वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में है। चाहे समर्थन किसी का हो, सरकार की कमान उन्हीं के हाथ रही है। आज एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं दोस्तों, बन चुके हैं। नीतीश की तथा कथित पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के 3 किरदार हैं। एक तो खुद सुशासन कुमार, दूसरी लालू एंड फैमिली जिन्हें नुकसान होना है, और तीसरी शायद बीजेपी है जिन्हें फायदा होना है। नीतीश कुमार राज्यपाल के सामने एनडीए के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में कांग्रेचुलेशन नीतीश कुमार कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों आप लोग। और क्या नीतीश कुमार ने ये सबसे बड़ा फैसला और क्या फैसला सही फैसला लिया है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ सम्राट और विजय ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। जी हाँ, उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ऐसे में गिरिराज सिंह ने इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। कहा बीजेपी जंगल राज नहीं आने देगी। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रही, लेकिन बिहार पेशो पेश में था। 1.5 साल में बिहार में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी। अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाती तो बहुत बड़ी कठिनाई होती। भाजपा जंगल राज नहीं आने देगी। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पाला बदलने पर नीतीश कुमार पर जमकर बरसे संजय रावत। कहा अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम। जी हाँ, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके पूर्व सहयोगी तिलमिलाए हुए हैं और हमलावर हैं। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय रावत ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में आए राम तो बिहार में आए पलटू राम। जी हाँ, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा हमला। कहा अब होगी 17 साल बनाम 17 महीने की टक्कर। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गठबंधन का धर्म का पालन किया है, लेकिन उन्होंने धोखेबाजी की है। अब जनता इसका बदला लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार के साथ 17 महीने की सरकार चलाई। इस दौरान हमने क्या क्या नहीं किया, लाखों नौकरियां दी। पिछले 17 महीनों में जो हमने किया वो देश में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मैं आज कहता हूं कि इस साल यानी साल 2024 में नीतीश कुमार की जेडीयू खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल और केवल बातें और बयानबाजी की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के पास एक थका हुआ मुख्यमंत्री था, लेकिन हमने इनसे काम करवाया और शायद इसी बात का इन्हें बुरा लग गया। जी हाँ, यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से बौखलाता नजर आया है। दोस्तों बहरहाल नीतीश कुमार ने क्या सही फैसला लिया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर उन्होंने सही किया, बताना मत भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।